मेरे चैनल ईजीएस्ट मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरबीएससी का चैप्टर नंबर 15 ठोस आकारों का चित्रण। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भूमिका, तल आकृतियाँ और ठोस आकार। इस अध्याय में आप अब तक देखी गई आकृतियों को उनकी विमाओं के रूप में डायमेंशन वर्गीकृत करेंगे। अपने दैनिक जीवन में हम अपने परिवेश से विभिन्न आकारों की अनेक वस्तुएं देखते हैं, जैसे पुस्तकें, गेंद, आइसक्रीम, शंकु इत्यादि। अधिकांशतः इन सभी वस्तुओं में एक बात कॉमन होती है, यह है कि इनमें से प्रत्येक की कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई होती है। इसी कारण ये सभी स्थान घेरते हैं और इनकी 3 विमाएँ होती हैं, इसलिए ये त्रिविमीय आकार 3 डायमेंशनल शेप्स कहलाते हैं। क्या आपको पिछली कक्षाओं में देखे गए कुछ त्रिविमीय आकारों, ठोस आकारों के बारे में याद है? आकारों का नामों से मिलान कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले है आपके पास घनाभ। घनाभ है आपका ये लास्ट वाला बेलन, ये बेलन है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है, घन। तो ये आपका घन है। ये उसके बाद देखिए गोला। गोला क्या है आपका, ये बॉल। पिरामिड ये नीचे वाला, और ये शंकु, ये शंकु है आपका ये लास्ट, जो बचा है ये 5th नंबर। ठीक है। इसके बाद देखिए उपरोक्त में से प्रत्येक आकार जैसी कुछ वस्तुओं की पहचान करने का प्रयत्न कीजिए। इसी प्रकार के तर्क द्वारा हम कह सकते हैं कि एक कागज पर खींची जा सकने वाली आकृतियों जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है उनको द्विविमीय 2 डायमेंशनल या तल कहना चाहिए। हम 2 विमाओं की कुछ आकृतियों को पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं। द्विविमीय आकृतियों के नामों का साथ मिलान कीजिए। एक आयत है, सबसे पहले आपके पास, फिर वृत्त है, उसके बाद ये है आपका त्रिभुज, फिर आपका चतुर्भुज और वर्ग। पहले वर्ग, फिर उसके बाद चतुर्भुज। हम संक्षेप में द्विविमीय को 2D और त्रिविमीय को 3D लिख सकते हैं। फलक, किनारे और शीर्ष। क्या आपको पहले पढ़े हुए ठोस आकारों के फलकों, शीर्षों और किनारों के बारे में कुछ याद है? यहाँ एक घन के लिए इन्हें दिखाया गया है। घन के शीर्ष जो डॉट डॉट बने हुए हैं ब्लैक से, वो किनारे जो डॉट डॉट लाइन है वो, और जो फलक हैं वो रेखांकित की गई हैं। घन के 8 कोने, उसके शीर्ष वर्टिसेस हैं। घन के ढांचे को बनाने में 12 रेखाखंडों को उसके किनारे या कोर एजेस कहलाते हैं। 6 सपाट वर्गाकार पृष्ठ जो घन की खाल या त्वचा है उसके फलक या फेस कहलाते हैं। क्या आप देख सकते हैं कि द्विविमीय आकृतियों के रूप में त्रिविमीय आकारों के फलकों की पहचान की जा सकती है? उदाहरण के लिए एक बेलन के 2 फलक ऐसे हैं जो वृत्त हैं तथा दर्शाया गया पिरामिड के फलक त्रिभुज हैं। अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार कुछ 3D आकारों को 2D आकृतियों अर्थात कागज पर को चित्रीय रूप से निरूपित किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए हम त्रिविमीय वस्तुओं से निकटतम रूप से परिचित होना चाहेंगे। आइए इन वस्तुओं को उनसे बनाने का प्रयास करें जो इनके जाल कहलाते हैं। 3D आकार बनाने के लिए जाल या नेट, एक गत्ते का बक्सा या बॉक्स लीजिए। इसको कुछ किनारों के अनुदिश काटकर सपाट बना लीजिए। अब आपके पास इन बक्सों का जाल है। जाल 2D में एक प्रकार का ऐसा ढांचा या रूपरेखा होता है। यहाँ आपने किनारों को उपयुक्त रूप से पृथक करके एक जाल प्राप्त किया है। क्या इसकी विपरीत प्रक्रिया संभव है? यहाँ एक बक्से के जाल का प्रतिरूप दिया गया है। इसका प्रतिरूप बनाकर उसका विस्तार कीजिए, फिर इसे उपयुक्त प्रकार से मोड़कर और चिपकाकर एक बक्सा बनाइए। आप उपयुक्त इकाइयों या मात्रकों का प्रयोग कर सकते हैं। प्राप्त बक्सा एक ठोस होता है। यह घनाभ क्यूबॉइड के आकार की एक 3D वस्तु है। इसी प्रकार आप एक शंकु को उसके तिर्यक पृष्ठ के अनुदिश एक पतली पट्टी से काटकर जिसका जाल प्राप्त कर सकते हैं। भिन्न भिन्न आकारों के लिए भिन्न भिन्न जाल होते हैं। दिए हुए जालों के प्रतिरूप बनाइए और उनका विस्तार कीजिए। यदि दिए हुए जालों के विस्तारित रूपों के प्रतिरूप बनाइए, फिर इनके नीचे लिखे 3D आकारों को बनाने का प्रयास कीजिए। आप गत्ते की पतली पट्टियाँ लेकर और उन्हें कागज के क्लिपों से बांधकर आकारों के ढांचे भी बनाना चाह सकते हैं।
हम गिजा मिस्र में हैं और ग्रेट पिरामिड के प्रकार के पिरामिड के लिए भी जाल बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस पिरामिड का आधार एक वर्ग है और उसके चारों भुजाओं पर त्रिभुज बने हुए हैं। देखिए कि क्या आप दिए हुए जाल से इस पिरामिड को बना सकते हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, इसे आप लोगों को करना है। कुछ एक्टिविटी जो आपको दी गई वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हम और आगे सीखते हैं। यह खेल खेलिए। आप और आपका पीठ परस्पर पीठ से पीठ मिलाकर बैठे हैं। आप में से एक व्यक्ति कोई 3D आकार बनाने के लिए एक जाल पढ़ता है और जबकि दूसरा व्यक्ति इसका प्रतिरूप बनाकर बोले गए 3D आकार को खींचने या बनाने का प्रयत्न करता है। एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों को खींचना। आपका यह सपाट पृष्ठ एक कागज है। जब आप एक ठोस आकार को खींचते हैं तो प्रतिबिंबों को कुछ विकृत कर दिया जाता है ताकि वे त्रिवी में दिखाई दें। यह एक दृष्टि भ्रम है। यहाँ आपकी सहायता के लिए 2 तकनीकें दी जा रही हैं। पहला है तिर्यक या अनियमित चित्र। यहाँ एक घन का चित्र दिया गया है। जब इसे सामने से देखा जाए तो इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि घन कैसा दिखता है। आप इसके कुछ फलकों को देख नहीं पाते हैं। खींचे गए इस चित्र में लंबाई बराबर नहीं है जबकि घन में यह बराबर होनी चाहिए। फिर भी आप ये पहचान कर लेते हैं कि यह एक घन है। किसी ठोस का ऐसा एक चित्र एक तिर्यक चित्र कहलाता है। आप ऐसे चित्र किस प्रकार खींच सकते हैं, आइए इसकी तकनीक को सीखने का प्रयत्न करें। आपको एक वर्गांकित कागज की आवश्यकता है। प्रारंभ में इस प्रकार के कागज पर चित्र खींचने का अभ्यास करने के बाद आप बिना इस प्रकार के कागज की सहायता से सादे कागज पर ये चित्र सरलता से खींच सकते हैं। आइए एक 3x3x3 का एक तिर्यक चित्र खींचने का प्रयत्न करते हैं। वही आपके पास घन बनाया है। उपरोक्त तिर्यक चित्र में क्या आप निम्नलिखित बातों को देख रहे हैं? सामने के फलक और उसके सम्मुख फलक के माप समान हैं तथा घन के किनारे जो बराबर होते हैं चित्र में भी बराबर प्रतीत होते हैं, यद्यपि इनको बराबर नहीं लिया गया है। अब आप एक घनाभ का तिर्यक चित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं। याद रखिए इस स्थिति में फलक आयत है। आप ऐसे चित्र भी खींच सकते हैं जिनमें माप या मापन दिए हुए ठोस के माप के अनुसार ही हो। ऐसा करने के लिए हमें एक ऐसे कागज की आवश्यकता होगी जिसमें समदूरी क्षेत्र शीट अर्थात समान दूरियों वाली शीट कहते हैं। आइए हम एक समदूरी शीट पर ऐसा घनाभ बनाने का प्रयत्न करते हैं जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो। समदूरिक चित्र। क्या आपने एक समदूरी बिंदु की शीट देखी है? इसका एक प्रतिदर्श इस पुस्तक के अंत में दिया गया है। इस प्रकार की शीट में पूरा कागज अर्थात स्वयंवर शीट बिंदुकित रेखाओं से बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुजों में बढ़ जाता है। ऐसे चित्र खींचने के लिए जिनके माप दिए हुए ठोस की मापों के अनुसार हो, हम इन बिंदुकित समदूरित शीटों का प्रयोग कर सकते हैं। आइए विमाओं 4x3x3 वाले एक घनाभ जिसका अर्थ है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4, 3 और 3 इकाइयों की है का एक समदूरिक चित्र बनाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम जैसे दिया गया वैसे आपको इसको बनाना है। फर्स्ट देखिए इसका एग्जांपल। यहाँ किसी घनाभ का एक तिर्यक चित्र दिया गया है। आकृति 15.14 इस चित्र से मिलान करने वाला एक समदूरिक चित्र बनाइए। इसका हल देखिए। इसका हल आकृति 15.14 में चित्र खींचकर दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार मापों के अनुसार चित्र खींचा गया है। आपने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में से प्रत्येक के अनुदिश कितनी कितनी इकाइयाँ ली हैं? क्या ये तिर्यक चित्र में दिखाई गई इकाइयों से सुमेलित हैं? इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए ठोस वस्तुओं का चित्रण। ठोस वस्तुओं का चित्रण कैसे करेंगे? यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपने खाली समय में करने का प्रयास कर सकते हैं। इनसे आपको कुछ ठोस वस्तुओं के चित्रण और उनके बारे में कल्पना करने में सहायता मिलेगी कि वे कैसे दिखाई देते हैं। कुछ घन लीजिए, इन्हें आकृति 15.16 में दर्शानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब अपने मित्र से पूछिए कि वह इसका अनुमान लगाए कि तीर के चिन्ह के अनुसार इसको देखने पर कितने घन दिखाई देते हैं। इस प्रकार का चित्रीयकरण बहुत सहायक होता है। मान लीजिए कि आप ऐसे घनों को जोड़कर एक घनाभ बनाते हैं। इस स्थिति में आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी। उदाहरण के लिए 2x2x2 विमाओं वाले 2 घनों को परस्पर सटाकर रखा जाए तो परिणामी घनाभ की विमाएं क्या होंगी।
जैसा कि आप देख सकते हैं, जब घनों को सटाकर रखा जाता है तो केवल लंबाई ही एक ऐसा माप है जिसमें वृद्धि होती है। 2 + 2 = 4 हो जाती है। घनाभ की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर ही रहती है। किसी ठोस के विभिन्न भागों को देखना। आइए अब इस प्रकार चर्चा करें कि एक 3D वस्तु को किस प्रकार विभिन्न विधियों से देखा जा सकता है। किसी वस्तु को देखने की एक विधि है उसे काटना या उसके पतले टुकड़े करना। टुकड़े करने वाला खेल। यहाँ एक डबल रोटी ब्रेड दी गई है। ब्रेड देखिए आप 15.20 जो आपका डायग्राम है उसमें। यह वर्गाकार आधार वाले एक घनाभ जैसा है। आप चाकू से इसके टुकड़े कीजिए। जब आप इसे ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो आपको अनेक टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं, जैसा कि आकृति 15.20 में दर्शाया गया है। एक टुकड़े का प्रत्येक फलक एक वर्ग है। हम इस फलक को डबल रोटी का एक अनुप्रस्थ काट क्रॉस सेक्शन कहते हैं। वस्तुतः इस स्थिति में अनुप्रस्थ काट लगभग एक वर्ग है। ध्यान रखिए आपका यह काटना या कटाव ऊर्ध्वाधर नहीं होना चाहिए, जो आपको एक भिन्न अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो सकती है। इसके बारे में सोचिए। आपके द्वारा प्राप्त अनुप्रस्थ काट की परिसीमा एक तल आकृति है। क्या आप इसे देख रहे हैं? एक रसोई खेल। क्या आपने सब्जियों के अनुप्रस्थ काट के आकारों पर ध्यान दिया है? जब उन्हें रसोई में पकाने के लिए काटा जाता है तो विभिन्न टुकड़ों को देखिए। सब्जियों को काटने से प्राप्त अनुप्रस्थ काट के आकारों से परिचित हुई है। फिर आपको एक खेल दिया गया और एक एक्सरसाइज। एक अन्य विधि छाया खेल वाली एक छाया खेल। यह समझने के लिए किस प्रकार त्रिविमीय वस्तुओं को द्विविमीय आकारों के रूप में देखा जा सकता है, छायाएं इसके अच्छे और सुंदर उदाहरण हैं। क्या आपने कभी एक छाया खेल देखा है? यह एक प्रकार का मनोरंजन है जिसमें सुस्पष्ट ठोस आकृतियों को एक प्रकाशमय स्रोत के सामने रखकर उनके गतिमान प्रतिबिंबों के भ्रम उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें गणित की अवधारणाओं का कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग होता है। आपको इस क्रियाकलाप के लिए एक प्रकाश के स्रोत तथा कुछ ठोस आकारों की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास एक ओवरहेड प्रोजेक्टर है तो ठोस को बल्ब के अंतर्गत रखें और इसकी खोज कीजिए। एक शंकु के ठीक सामने एक टॉर्च का प्रकाश डालिए। यह पर्दे पर किस प्रकार की छाया को दर्शाता है? ठोस 3 विमाओं वाला है। इसकी छाया की कितनी विमाएं हैं? यदि आप इस खेल में शंकु के स्थान पर एक घन को टॉर्च के सामने रखें तो आपको किस प्रकार की छाया प्राप्त होगी? प्रकाश के स्रोत को विभिन्न स्थितियों या ठोस वस्तु की विभिन्न स्थितियों को लेकर प्रयोग कीजिए। प्राप्त की गई छायाओं के आकारों और मापों पर इनके प्रभावों का अध्ययन कीजिए। यहाँ एक और मनोरंजक प्रयोग दिया जा रहा है जिसे संभवतः आप पहले ही कर चुके हैं। एक वृत्ताकार चाय के प्याले को खुले में रख दीजिए। जब दोपहर 12 बजे के समय सूर्य ठीक इसके ऊपर हो, जिसे आकृति 15.24 में दर्शाया गया है, आपको उसकी छाया कैसी दिखाई देगी? क्या यह छाया एक ही प्रकार की रहती है? प्रातःकाल और सायंकाल जिन्हें ये बदल जाती है। ठीक है। सूर्य की स्थितियों प्रेक्षणों के समय के अनुसार छायाओं का अध्ययन कीजिए। फिर आती है आपकी एक्सरसाइज 15.4। अब आते हैं आपके पास तीसरी विधि। यह एक तीसरी विधि यह है कि इसके विभिन्न दृश्य देखने के लिए इसे कुछ विशेष कोणों से देखा जाए। कुछ विशेष एंगल होते हैं वस्तुओं को देखने के लिए। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को उसके सामने से या उसकी एक और पार्श्व से या उसके ऊपर से देख सकता है। प्रत्येक बार उसे एक भिन्न दृश्य मिलेगा। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें कोई व्यक्ति एक भवन के विभिन्न दृश्य प्राप्त करता है। एक सामने से देख रहा है, एक पीछे से देख रहा है और एक ऊपर से देख रहा है। ठीक है। आप इन्हें घनों को जोड़ने से बनी आकृतियों के लिए भी कर सकते हैं। फिर हमने जो पढ़ा फिर वो उसका एक छोटा सा डेरिवेशन। इसलिए आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।